हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुबोध चौरे है और आज का जो लेक्चर हमारा रहने वाला है उसमें हम एमपी का ओवरऑल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालिफाई करके एक बहुत अच्छी पोस्ट लेनी है, तो इसके लिए मध्य प्रदेश का ज्ञान होना, द नॉलेज ऑफ द मध्य प्रदेश इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। So most important thing, this is a little bit information about syllabus of the मध्य प्रदेश, कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, और आपको मैं यही बताने वाला हूं कि किस किस एरियाज में आपको मेजर फोकस रखना है, कैसे आप किन टॉपिक्स को पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एमपीपीएससी के सिलेबस के टोटल वेटेज की। तो मेंस का अगर हम वेटेज लेंगे तो 1400 मार्क्स टोटल मेंस के होते हैं, जिसमें से मान के चलिए 200 नंबर के आसपास मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं और इनडायरेक्टली अपने आंसर्स में आप एमपी के जीएस का डेटा पुट करके आप आंसर्स को बेटर बना सकते हैं और अच्छे मार्क्स इसमें फैच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है मैंने आपको पूरा सिलेबस। सबसे पहले देखिए, यहाँ ज्योग्राफी लिखा हुआ है, उसके बाद हिस्ट्री है, देन आर्ट एंड कल्चर है, देन इकोनॉमिक्स है, देन पॉलिटी है और लास्ट में मिसलेनियस है। तो ये कुछ टॉपिक्स में मैंने सिलेबस को सब डिवाइड किया गया है। आपका काम क्या है, जब भी इस लेक्चर को आप देख रहे हैं, इस अपने सामने सिलेबस का प्रिंट आउट रखिए और सिलेबस के प्रिंट आउट में जो जो टॉपिक्स आपको यहां दिखाई दे रहे हैं उन टॉपिक्स को मैच करिए कि ये कहां पर लिखा हुआ है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के लास्ट ईयर जो पेपर्स हैं, पिछले 5 से 6 साल का जब पूरा पेपर्स ले लीजिए और उन पेपर्स को निकाल के आप मैच करिए कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। अगर हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की बात करेंगे तो पहला टॉपिक जो आपको कवर करना है दैट इज फिजियोग्राफिक डिवीजन। इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको वेटेज के बारे में बता देता हूं हल्का फुल्का। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो ज्योग्राफी का है, उसके बाद हिस्ट्री का है। हिस्ट्री के अंदर जो आपका पेपर 1 है, पेपर वन का पार्ट ए और बी, तो पार्ट ए में जब आप हिस्ट्री अटेम्प्ट करेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, राइट। ये सारा हिस्ट्री के सिलेबस में कवर होगा। तो मेजरली यहां से आप देखते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, famous personalities and places regarding freedom movement also includes 1857 and then dynasties जो रिसेंटली ऐड हुआ है, ये सारे टॉपिक हिस्ट्री के अंदर पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ हिस्ट्री के पेपर के अंदर 2 और टर्म आपको पूछे जाएंगे। एक है टूरिज्म वाला सेक्शन, ये भी हिस्ट्री के पेपर में पूछा जाता है, और ट्राइब्स वाला सेक्शन जो कि आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, ये भी हिस्ट्री वाले पेपर के अंदर आपको पूछा जाता है। और ये जो सारे टॉपिक्स लिखे हैं यहाँ पर ज्योग्राफी के अंदर सारे पूछे जाते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। एमपी को 7 फिजियोग्राफिक यानी फिजिकल डिवीजन के अंदर बांटा गया है। ये फिजिकल डिवीजन वो डिवीजन होते हैं जिनके अंदर सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो व्हाट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स? द कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन सी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं आसपास, जैसे कि वहां की सॉइल कैसी है, वहां का एरिया कैसा है, वहां कौन से मिनरल मिलते हैं, वहां का फॉरेस्ट कवर कैसा है, ये बेसिकली फिजिकल फीचर्स, वहां के लैंडफॉर्म्स कैसे हैं, कौन सी नदियां वहां से बहती है, तो ये फिजिकल फीचर्स को हम लोग डिवाइड करेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपका जो टॉपिक है, ये शॉर्ट आंसर, मीडियम आंसर और लॉन्ग आंसर तीनों ही क्वेश्चंस में इसको पूछा जाता है, फिजियोग्राफिक डिवीजन। और फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर हर एक डिवीजन की इंपॉर्टेंस, जैसे कि मालवा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ बुंदेलखंड रीजन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ नर्मदा सोन वैली, तो ये क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका जियोलॉजिकल स्केल और सॉइल। जियोलॉजिकल स्केल की अगर हम बात करते हैं, हम इसे सॉइल के साथ पढ़ते हैं, यानी आज तक जो हमारा करंट स्टेटस है उसमें हम इवॉल्व कैसे हुए हैं, कौन सा टाइम पीरियड है। 4.7 बिलियन ईयर्स अगो ये पृथ्वी बनी थी, 70 मिलियन साल पहले हिमालयाज बने थे। तो इस टाइम पीरियड में धरती के नीचे जो रॉक्स है उसका कन्वर्जन चल रहा था, इग्नियस टू मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक टू सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री टू इग्नियस। ये जो आप रॉक सिस्टम और रॉक साइकिल पढ़ेंगे, ये जो रॉक सिस्टम रॉक साइकिल है, इसकी वजह से आज मध्य प्रदेश और इंडिया में हमारी जमीन के नीचे किस प्रकार की रॉक पाई जाती है, वो है आपका जियोलॉजिकल स्केल। तो इस रॉक सिस्टम की वजह से हमारी जो सॉइल जो पाई जाती है वो पता चलती है। जैसे कि हम अगर अब मालवा की बात करते हैं तो मालवा के अंदर हमको ब्लैक सॉइल मिलती है, जिसको ऑटो टिल्टिंग सॉइल और रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। तो ब्लैक सॉइल जो है उसका ओरिजिन क्या है, वो डेक्कन ट्रैप के टाइम से ओरिजिन हुई है। तो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे। और जब हम सॉइल पढ़ेंगे तो सॉइल एक सिर्फ छोटा सा टर्म है, लेकिन इसके बहुत सारे डायमेंशन है। लाइक आपको सॉइल पढ़ना है,
पूरे एमपी में उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कहां कहां कौन सी सॉइल मिलती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, सॉइल के बारे में आपको सॉइल इरोजन पता होना चाहिए, सॉइल कैसे बनती है, कौन से पेरेंट रॉक्स होते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल को बनाने में मदद करते हैं और सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी मदद करते हैं। इसके अलावा सॉइल इरोजन और सॉइल डिग्रेडेशन ये भी हमको अच्छे से पढ़ना है। इसके सारे फैक्टर्स एमपी में कहां कहां होते हैं और सारे डायमेंशंस को हम लोग कवर करेंगे सॉइल वाले टॉपिक के अंदर। देन वी हैव गॉट अमेजिंग एंड वेरी बिग टॉपिक दैट इज रिवर्स। सो रिवर्स, एमपी इज नोन एज होमलैंड ऑफ द रिवर्स। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में है। वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दैट। सो एमपी में रिवर्स वाले सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, बेसिक फैक्ट्स अबाउट द रिवर्स कि मेजर रिवर्स है, बहुत सारी रिवर्स है मध्य प्रदेश के अंदर, सारी रिवर्स आप नहीं पढ़ पाएंगे, याद भी नहीं रहेगी, लेकिन मेजर रिवर्स है जैसे नर्मदा हो गया आपका, चंबल रिवर है, सोन रिवर है, ताप्ती रिवर है, बेतवा रिवर है, शिप्रा रिवर है, केन है, टोस रिवर है। इन रिवर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, बट इन रिवर्स का क्या क्या इंपैक्ट है और क्या क्या चीजें इससे और भी कनेक्टेड है वो ज्यादा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जैसे कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, ये आपको पता होना चाहिए रिवर के अंदर कि भाई इंडिया में और एमपी में कौन से रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स है वो काम कर रहे हैं, रिवर के अंदर कौन से हाइडल प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, रिवर के अंदर जितने भी डैम्स रिजर्वॉयर्स बने हुए हैं उससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ये हमें पता होना चाहिए। और मैंने रिवर्स के साथ इरिगेशन भी लिखा है, जब हम इरिगेशन पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो कैनाल इरिगेशन है उसका मेन सोर्स तो रिवर्स ही है, तो हमको ये पढ़ना है। तो राइट फ्रॉम द माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवर टिल द करेंट इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवर, it could be the cultural importance of the river, it could be the religious importance of the river, it could be the economic importance of the river, whatever dimension you would like to add up in the answer we will go through in the syllabus। so rivers के सारे dimension आपको cover करने हैं। then we have got irrigation। so irrigation जो होता है उसके अंदर हमको सारे irrigation पढ़ने हैं, canal irrigation पढ़ना है, pond lake इससे irrigation होता है ये पढ़ना है हमको, राइट हमको ट्यूबवेल से जो इरिगेशन होता है वो पढ़ना है। तो इसके हमें बेसिकली पाई चार्ट के रूप में इसको समझेंगे और देखेंगे कौन से एमपी के एरियाज में इरिगेशन कैसा है, कहां कम है कहां ज्यादा है, इसके क्या क्या चैलेंजेस है ये आपको पढ़ना है। तो जब भी आप इरिगेशन पढ़ेंगे और रिवर्स पढ़ेंगे तो इसके साथ एक और हिडन टॉपिक है दैट इज वाटर रिसोर्स एंड ग्राउंड वाटर। तो ये वाला टॉपिक भी आपका इसके साथ कवर हो जाएगा, वाटर रिसोर्स एंड ग्राउंड वाटर, तो ये टॉपिक भी हम इसी के साथ पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट कम्स एग्रीकल्चर। सो बेसिकली आप अगर देखेंगे तो देयर इज अ क्रोनोलॉजी, एक क्रोनोलॉजी है जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। सबसे पहले आपने देखा कि ऊपर से एमपी कैसा दिखता है, उसके क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं, कैसे एमपी डिवाइडेड अलग अलग पार्टों में, जहां पर सारे पार्ट लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। मालवा का एरिया अलग दिख रहा है, सेंट्रल इंडिया रीजन अलग दिख रहा है, बुंदेलखंड है उसके फिजिकल फीचर्स अलग दिख रहे हैं, रीवा पन्ना का जो प्लेट्यू है जहां पर आपको विंध्यन माउंटेन रेंजेस मिलेगी, जहां पर आपको सीमेंट बेल्ट मिलेगा वो अलग दिखाई दे रहा है, बघेलखंड आपको अलग दिखाई दे रहा है, नीचे आप जाएंगे तो सतपुड़ा मैकाल रीजन आपको अलग दिखाई दे रहा है, नर्मदा सोन की वैली आपको अलग दिखाई दे रही है। तो बेसिकली आपने जब स्टार्ट किया पढ़ना तो आपने देखा कि ऊपर से एमपी कैसे दिखाई देता है, लेकिन अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम इन्हीं सब टॉपिक्स को इलॉबरेट करते हुए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा सॉइल, तो आपको जमीन के बारे में पता चल गया, जमीन के बाद उसके ऊपर कौन सी नदियां बह रही वो पता चल गई, जब नदियां बह रही आपके पास जमीन है आपको ये पता चल गया, फिर उसका उसका कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे वाटर का तो आपको पता चल गया, इरिगेशन कैसा है। अब आपके पास सारी चीजें तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर देते हैं। तो एग्रीकल्चर में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। एग्रीकल्चर अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश इज एन एग्रीगेन स्टेट। अभी भी 70% हमारी जो जनता है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर के प्रोस्पेक्ट से अगर हम कवर करेंगे तो बहुत सारे डायमेंशंस है, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स का कहां का क्लासिफिकेशन है, कौन से एरिया में कौन सी क्रॉप होती है, एग्रो क्लाइमेटिक डिवीजन एक टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल रिपीट होता है, ये भी टॉपिक हमको कवर करना है। तो सारी क्रॉप्स, भाई 7 बार एमपी को कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है 2011-12 से, हमारे कौन से अवार्ड्स मिले हैं, कौन से क्रॉप्स में हम लोग पाइनियर हैं, नंबर 1 पे हैं, हम 60% सोयाबीन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत सारे एग्रीकल्चर वास्ट इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को कंसाइज फॉर्म में एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से हमको पढ़ना रहेगा। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे डायमेंशंस है, नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट एग्रो एलाइड सेक्टर भी, ऐसे सेक्टर्स जो एग्रीकल्चर के पैरेलली और साथ में चलते हैं। जैसे लाइफ स्टॉक है, इसका स्टेटस हमें पता होना चाहिए, हमें पिसिकल्चर पता होने चाहिए, हमें बहुत सारे जितने भी चीजें हैं जो एग्रीकल्चर के साथ साथ चलती है वो सारी हमें इसमें कवर करनी है। देन कम्स फॉरेस्ट। सो आपने एग्रीकल्चर देख लिया, देन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019, हर 2 साल में आती है, इसके हर 2 साल में रिपीट होती रहती है, बायएनुअल रिपोर्ट है ये। तो ये रिपोर्ट आपको पढ़नी है आईएसएफआर की। फॉरेस्ट एरिया देखना है आपको एमपी का, फॉरेस्ट कवर देखना है एमपी का आपको। इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया विच इज अंडर फॉरेस्ट
इज इन मध्य प्रदेश, तो यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दैट। सो एमपी में आपको फॉरेस्ट के साथ साथ काफी सारी चीजें देखनी है कि फॉरेस्ट तो है लेकिन फॉरेस्ट के प्रोड्यूस का हम क्या करते हैं, राइट। सो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है, फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन क्या है कि फॉरेस्ट को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, बहुत सारे प्रकार के क्लासिफिकेशन है। आपको रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना रहेगा, आपको प्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना रहेगा। रिजर्व फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको जितने भी नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के, सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं एंड टाइगर रिजर्व्स हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है बिकॉज ये मीडियम आंसर और लॉन्ग आंसर के आपके क्वेश्चंस हैं। सो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। तो फॉरेस्ट का जो टॉपिक आपको छोटा सा दिख रहा है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हम पढ़ने वाले हैं, राइट। वन मोर टॉपिक जो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है वो है आपका एमपी का क्लाइमेट, एमपी में रेनफॉल, राइट। तो क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, एमपी का सीजन्स, ये भी आपको पढ़ना है। तो ये पैरेलली इन्हीं टॉपिक्स के साथ कंटिन्यूअस और साइमल्टेनियसली पढ़ने वाले हैं। देन वी हैव गॉट मिनरल्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपने देखा था एमपी के जियोलॉजिकल स्केल, और जियोलॉजिकल स्केल से मिनरल डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, राइट। इंडिया में अगर बात करेंगे हम लोग टॉप 5 स्टेट्स में आते हैं मिनरल प्रोडक्शन के अंदर भी और मिनरल रिजर्व्स के अंदर भी। तो मिनरल के टॉपिक्स में हमें देखना है कि भाई एमपी के मेजर मिनरल्स कौन से हैं। 25 मिनरल्स को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। 25 ऐसे मिनरल्स हैं जिसके अंदर मेजरली क्या क्या आएगा, सीमेंट हो गया आपका, ये एक इंपॉर्टेंट मिनरल है। डायमंड के हम सोल प्रोड्यूसर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 5th रैंकिंग हमारी कोल के रिजर्व्स में है, प्रोडक्शन में हम लोग 4th रैंकिंग में है कोल में, तो ये भी आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो मेजर मिनरल्स भी पढ़ेंगे और माइनर मिनरल्स के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। अच्छा, जितने भी टॉपिक्स जो आप यहां पढ़ने वाले हैं इन सबके सब टॉपिक्स भी हैं जो मैं आपको ऑब्वियसली लास्ट में बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है इस टोटल एमपी के सिलेबस के अंदर। देन कम्स इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज क्या है भाई, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और व्हीकल इंडस्ट्री। आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो एमपी के अंदर आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल रीजन कौन से हैं, औद्योगिक केंद्रीय विकास निगम क्या होता है, इसके क्या काम होते हैं, गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज है, एमपीआईडीसी कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आपको इंडस्ट्रीज के टॉपिक के अंदर कवर करनी है। देन कम्स लैंडस्केप। तो लैंडस्केप मैंने नीचे लिखा हुआ लेकिन इसको हम ऑलरेडी इसमें कवर कर लेंगे। व्हाट इज लैंडस्केप? 2 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस जो है एमपी से पास होती है। एक है आपका विंध्यन रेंज और उसके पैरेलल है सतपुड़ा रेंज, उसके नीचे है आपकी नर्मदा नदी, सतपुड़ा रेंज के नीचे क्या है आपकी ताप्ती नदी और नीचे आपके अजंता के हिल्स हैं। तो अगर आप एमपी का मैप विजुअलाइज करेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे 2 रेंज जा रही है, विंध्यन रेंज जा रही है, विंध्यन रेंज जा रही है, सतपुड़ा रेंज जा रही है, नर्मदा नदी जा रही है, ऊपर आपकी नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स है, चंबल है, उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज जा रही है, इधर सोन जा रही है, यहां बेतवा जा रही है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज लैंडस्केप। So landscape includes rivers of Madhya Pradesh, it includes mountain ranges, valleys of Madhya Pradesh, प्लेन रीजन, प्लेट्यू रीजन, हिल्स रीजन, ये सारा का सारा एमपी में। बड़वानी की पहाड़ियां कहाँ हैं, आसिरगढ़ की पहाड़ियां कहाँ हैं, ये सारी ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां कहाँ हैं, ये सारे जो लैंडस्केप्स है इसको हम कवर करने वाले हैं लैंडस्केप वाले टॉपिक के अंदर। सो ये बेसिकली आप जो देख रहे हैं पूरा का पूरा इसके अंदर आपके एमपी की ज्योग्राफी कवर होती है। गाइस, इसमें एक और टॉपिक होता है जो मैंने मेंशन नहीं किया है, दैट इज एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन। सो आपको पता होगा किसी भी प्रदेश है, देश है, स्टेट है, कंट्री है, उसके अगर रिसोर्सेस आपके पास पहले से हैं, उस रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने के लिए यू नीड एनर्जी, पावर, आपको इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो एमपी इज नाउ एनर्जी सफिशिएंट स्टेट। पहले हम लोग के पास एनर्जी कम थी, अभी हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़िया होता है, फैंटास्टिक होता है, जिसमें से 67% अराउंड हमारा थर्मल एनर्जी होता है। सो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स के अंदर? हम पढ़ने वाले एनर्जी के अंदर थर्मल एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी आपने यहां पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम बायोमास एंड अदर सोर्सेस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। मेजरली आपके शॉर्ट आंसर और मीडियम आंसर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो ये जो मैंने आपको जितना बताया है अभी तक, जितने टॉपिक, ये आपके 60 मार्क्स कवर करने वाले। 60 मार्क्स के आसपास आपका सिलेबस इस ज्योग्राफी के सेक्शंस के रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अगला टॉपिक, दैट इज हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये दोनों टॉपिक पैरेलली चलेंगे और साथ साथ चलने वाले हैं, बिकॉज ये कई सारे टॉपिक इसके अंदर है जो इंटर रिलेटेड है और आपको समझने में इजी रहेगा। तो सबसे पहले देखिए यहां लिखा हुआ लिथिक एजेस। व्हाट इज दिस लिथिक एजेस? दैट इज स्टोन एज, पैलेओलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक साइट्स आर देयर इन मध्य प्रदेश। सबसे फेमस है भीमबेटका की साइट, विच इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
सो आपको एमपी के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को अच्छे से पढ़ना है। और स्पेशली लिथिक एजेस की बात करेंगे तो भाई जब हम मनुष्य जो थे वो पत्थरों का यूज करते थे, स्टोन का यूज करते थे, और उसको जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले के टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है, वो जो टाइम पीरियड है उसको एमपी के रेलेवेंस में आपको पढ़ना है। सो गाइस, इसके अंदर आपको साइट्स देखनी है, फिर उसके बाद रॉक शेल्टर्स देखने हैं, जितने भी एमपी में रॉक शेल्टर्स है। रॉक शेल्टर्स है तो वहां पर जो भी हमारे प्री हिस्टोरिक मैन है वहां जाके कुछ ना कुछ पेंटिंग बनाते हैं, तो रॉक पेंटिंग्स आपको मध्य प्रदेश की देखनी है। ये डेटा वाला पार्ट है, दिस इज अ डेटा पार्ट, इसको आपको याद रखना पड़ेगा बहुत सारा। उसके बाद स्टार्ट होता है एमपी का एंशिएंट। सो एमपी की जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है लेटर वैदिक पीरियड से। देखिए ऋग्वेदिक पीरियड है, उसमें एक्सटेंशन हमारा जो था वो यमुना तक था, और लेटर वैदिक पीरियड में हमारा एक्सटेंशन जो है वो विंध्यन माउंटेन रेंज तक पहुंच गए। सो बेसिकली विंध्यन माउंटेन रेंज यानी आपका मध्य प्रदेश में स्वागत है, तो वहां से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। सो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से जनपद थे जो मध्य प्रदेश में है, कौन से महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, उसमें से 3 महाजनपद मध्य प्रदेश के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट अवंती महाजनपद है, उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। देन इसके बाद अब आगे आएंगे तो गुप्ता पीरियड है, गुप्ता पीरियड भी एंशिएंट का है, वो एमपी के कंटेक्स्ट में आपको पढ़ना रहेगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे इंस्क्रिप्शन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे टेंपल्स और उनके आर्किटेक्चर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके गवर्नेंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और एमपी में उसका क्या इंपैक्ट है ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेडिवल टाइम पीरियड। सो मेडिवल टाइम पीरियड के लिए आपको क्या पढ़ना है आपको सबसे पहले जो आपके अटैकर्स आए हैं, जो फॉरेन इन्वेजन हुए उसके बारे में आपको पढ़ना है फर्स्ट। सेकंड, आपके जो इंडिजीनियस रूलर्स हैं, जो आपके लोकल रूलर्स हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, राइट। जो मुगल्स का टाइम पीरियड है उसका इंपैक्ट मध्य प्रदेश में कैसा है वो मेडिवल के टाइम पीरियड में आपको पढ़ना है। तो मेडिवल के टाइम पीरियड के बाद आता है आपका मॉडर्न का टाइम पीरियड। सो मॉडर्न के अंदर आपका फ्रीडम मूवमेंट भी आ जाएगा, और जो ये डायनेस्टीज लिखा हुआ है, ये डायनेस्टीज कुछ एंशिएंट के अंदर है, मेजरली आपके डायनेस्टीज मेडिवल और मॉडर्न के टाइम पीरियड के अंदर आपको पढ़ना रहेगा। सो अगर हम इन चारों टॉपिक्स को एक साथ लेके चलते हैं तो डायनेस्टीज एमपी के अंदर कौन सी डायनेस्टी दी हुई है, आपको भोपाल के प्रोविंसेस के बारे में पढ़ना है, आपको सिंधियास के बारे में पढ़ना है। सिंधियास यानी ऑब्वियसली आप मराठास पढ़ेंगे तो सिंधियास पढ़ेंगे, होलकर भी आपको पढ़ना है। फिर गोंडवानास के बारे में आपको गोंड डायनेस्टी पता होनी चाहिए, आपको बुंदेलास के बारे में पता होना चाहिए, बुंदेलखंड के एरिया में कैसे रूल किया गया है, उनकी सब डायनेस्टीज यानी ओरछा डायनेस्टी, पन्ना डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए। देन आपको बघेल डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई बघेल जो थे उनके फेमस रूलर कौन से थे, कौन से एरियाज तक वो एक्सटेंडेड था उनका एम्पायर, कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स उन्होंने किए, और कौन से मेजर प्लेसेस आज के टाइम पे रेलेवेंस है। तो ये सारी डायनेस्टीज वाला टॉपिक आपका इसमें कवर हो जाएगा। सो ये आपका पूरा हिस्ट्री का सेक्शन है, बट हिस्ट्री के साथ साथ इसमें 2 चीजें और पूछी जाती है, एक तो ट्राइब्स और टूरिज्म। तो ट्राइब्स और टूरिज्म वाला भी पेपर 1 में भी आपको पूछा जाएगा। तो मान के चलिए ट्राइब्स वाला जो सेक्शन है इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ये क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है ट्राइब्स के अंदर। तो ट्राइब्स में आप क्या पढ़ते हैं, एमपी में 46 ट्राइब मिलती है, 46 ट्राइब्स एमपी में फाउंड होती है। सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन एमपी की है। पूरे इंडिया में अगर ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो हम सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, परसेंटेज वाइज हमारी 13th रैंक है, 13वीं रैंक पे हम लोग आते हैं पूरे इंडिया में। ट्राइबल पॉपुलेशन 21.1% हमारे यहाँ एमपी के अंदर। सो ट्राइब्स के अंदर 46 की सारी याद नहीं रखनी है अपने को इंपॉर्टेंट ट्राइब्स याद रखनी है। तो क्या क्या याद रखना है वो देखते हैं। सबसे पहला आपको पीवीटीजी ट्राइब्स पढ़नी है कि एमपी के अंदर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन से हैं, जिनको ट्राइब्स अमॉन्ग द ट्राइब्स भी कहा जाता है, यानी पिछड़ों में भी और पिछड़ा कहा जाता है। हालांकि इट्स अ रिलेटिव टर्म, बिकॉज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो थोड़े से बैकवर्ड होते हैं विद कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। बेसिकली मेट्रोनॉमिकल सिस्टम वो फॉलो करते हैं, बट स्टिल दे आर बैकवर्ड इन नेचर। सो पीवीटीजी ट्राइब्स हम एमपी के अंदर जो 3 पढ़नी है आपको, सहरिया ट्राइब है, भारिया ट्राइब है, बैगा ट्राइब है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। गोंड ट्राइब आपको अच्छे से पढ़नी है, और भील ट्राइब आपको अच्छे से पढ़नी है। तो ये 5 ट्राइब आपको अच्छे से पढ़नी है। अब जब ये ट्राइब पढ़ेंगे तो ट्राइबल डांस भी पढ़ेंगे, ट्राइबल आर्ट भी पढ़ेंगे, ट्राइबल पेंटिंग्स भी पढ़ेंगे, ट्राइबल सॉन्ग्स भी पढ़ेंगे, ट्राइबल फेस्टिवल्स भी आप पढ़ने वाले हैं, राइट। तो जितने भी डायमेंशन, जैसे भगोरिया हाट हो गया, तो भगोरिया हाट में आपको मीडियम आंसर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है। 7 डेज का फेस्टिवल होता है, मार्च के महीने में होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हम इसको कवर करेंगे। सो बेसिकली ट्राइबल के अंदर एमपी की हम सारी ट्राइब्स की क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एमपी के अंदर कहां कहां उनकी लोकेशन है, तो सारी लोकेशन वाइज आप एमपी की ट्राइब्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये पूरा का पूरा बेल्ट है, ये एमपी का ट्राइबल बेल्ट कहलाता है। यहां पर हम ट्राइब कवर करने वाले हैं, थोड़ी सहरिया ट्राइब यहां मिलेगी, थोड़ी बहुत ट्राइब आपको यहां मिल जाएगी, दैट्स इट। सो बेसिकली ट्राइबल वाला
पोर्शन आपका पूरा कवर हो गया। नेक्स्ट कम्स टूरिज्म। सो टूरिज्म के अलग अलग डायमेंशंस है। आपको पता होगा किसी भी कंट्री या देश या स्टेट के लिए टूरिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक इंक्लूजन और एक्टिविटी। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो टूरिज्म के बेसिस में ही अपनी इकोनॉमी को बूम कर रहे हैं। एमपी की बात करेंगे तो एमपी को है टूरिज्म के बेसिस में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बिकॉज एमपी में मल्टीपल डायमेंशन के टूरिज्म काम करते हैं। जैसे रिलीजियस टूरिज्म भी है, यहाँ पर इको टूरिज्म भी है, यहाँ एडवेंचर टूरिज्म भी है, यहाँ पर ट्रैवल टूरिज्म भी है। सभी प्रकार के टूरिज्म यहाँ पर अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं। तो टूरिज्म के सारे डायमेंशन आपको कवर करने, कौन से डायमेंशन आप इसको कवर कर सकते हैं? सबसे पहले टूरिज्म में आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ना रहेगा। तो यूनेस्को की जो हमारी 3 साइट्स हैं, खजुराहो, सांची और भीमबेटका, ये 3 साइट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, बिकॉज इंडिविजुअल जो प्लेसेस है उसके ऊपर आपको मीडियम और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हो गए मध्य प्रदेश के, जितने भी आपके इको टूरिज्म प्लेसेस हो गए, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। एमपी के अंदर ट्राइबल टूरिज्म है, ये अच्छे से पढ़ना है। एमपी के अंदर एडवेंचर टूरिज्म है, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो टूरिज्म का टॉपिक है, इससे भी हर साल एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। देन कम्स ऑल दिस पार्ट लाइक फोक, डांस, आर्ट, पेंटिंग, सॉन्ग, क्राफ्ट्स, डायलेक्ट, ये सारा का सारा आर्ट एंड कल्चर के प्रोस्पेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे रीजन वाइज। लाइक निमाड़ में कैसा, निमाड़ वाले रीजन में कैसा हमारा ये सारा आर्ट, पेंटिंग, सॉन्ग, डांस, कल्चर है, मालवा में कैसा है, अगर हम बात करेंगे बघेलखंड वाले रीजन में कैसा है और बुंदेलखंड वाले रीजन में कैसा है, तो रीजन स्पेसिफिक इसको आप पढ़ेंगे। वैसे ही क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज है, वो है पर्सनैलिटीज विथ रिलेटेड टू लिटरेचर। तो लिटरेचर में बेसिस जो पर्सनालिटीज हैं, इनको हम लॉरिएट्स कहते हैं, वो भी हमको पढ़ना है। जैसे संत सिंगाजी है, इनके ऊपर 3 मार्कर आ सकता है, राइट। आपको सुभद्रा कुमारी चौहान, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी लिटरेचर की फील्ड में लॉरिएट है, तो वो मॉडर्न की है। तो इसको पढ़ना कैसा है? लिटरेचर है, पहला आप फोक लिटरेचर पढ़ेंगे, उसके बाद एंशिएंट के टाइम पीरियड, देन मेडिवल और मॉडर्न। तो इन सब टाइम पीरियड की जो पर्सनैलिटीज है, उन सब पर्सनैलिटीज के बारे में आप लिटरेचर में पढ़ने वाले हैं। तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी फोकस शॉर्ट आंसर में आपको इसके तैयार करना है। कुछ कुछ पर्सनैलिटीज है जिसको मीडियम आंसर में भी पूछा जा सकता है। तो ये सारा टॉपिक आपका कवर हो गया आर्ट एंड कल्चर का। देन वी हैव गॉट इकोनॉमिक्स। एमपी में इकोनॉमिक सेक्शन की बात करेंगे तो हर साल एवरी ईयर अ क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड फ्रॉम कोऑपरेटिव सेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश। सो दिस इज क्वेश्चन जो आता है हर साल, कोऑपरेटिव मूवमेंट का आता है, राइट। कोऑपरेटिव इन एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव इन बैंकिंग, कोऑपरेटिव इन हाउसिंग, कोऑपरेटिव सेक्टर के टाइप्स, एमपी में कैसी ग्रोथ हुई है, तो ये सारा कुछ आपको कोऑपरेटिव सेक्टर, सांची पूछा जा सकता है, तो ये सब कोऑपरेटिव आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट कम्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आपको रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, इसको पढ़ना है बोथ डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पज से। तो आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, इसके चैलेंजेस क्या क्या है, राइट, इसका स्टेटस क्या क्या है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है, सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है, ये सारे डायमेंशंस आपको इसके अंदर कवर करने रहेंगे, इनके चैलेंजेस और गवर्नमेंट स्कीम्स। अच्छा, हर एक टॉपिक के अंदर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स देखनी है। तो आपको जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको उस टॉपिक का करंट स्टेटस क्या है, उस टॉपिक के चैलेंजेस क्या क्या है, फ्यूचर में क्या क्या चीजें बेटर की जा सकती है, गवर्नमेंट कैसे मदद कर रही है, और आपके सजेशंस। तो हर एक टॉपिक को आप ऐसा जब एनालिटिकल वे में पढ़ते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको फैंटास्टिक तरीके से वो बनने वाला है। आगे बात करते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के साथ साथ इकोनॉमिक्स के अंदर और भी टॉपिक है। जैसे आपका बैंकिंग वाला, थोड़ा सा एमपी में बैंकिंग कैसे है, शेयर मार्केट है, क्वेश्चन पूछा गया था शेयर मार्केट के ऊपर, ये आपको पढ़ना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एमपी में क्या क्या कार्य हैं, सारे आपके इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएंगे। वन मोर थिंग, इकोनॉमिक्स के अंदर कई बार आपको क्वेश्चन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज से भी आते हैं। ये देखिए 2 टॉपिक्स जो हमने ज्योग्राफी के अंदर पढ़े थे, ये दोनों टॉपिक जो है आपका एक एग्रीकल्चर और आपका इंडस्ट्रीज, ये दोनों टॉपिक इकोनॉमिक्स के पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो आप यहां पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, बात तो एक ही है, 1400 नंबर है, उसमें से आपको 900 नंबर लाने हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी है, उसके अंदर सबसे पहले कमीशंस। तो जो भी नेशनल लेवल पे कमीशंस है, जो भी इंडिया के कमीशंस है, उन कमीशंस को स्टेट में पढ़ना है। जैसे कि एनएचआरसी, तो आप एसएचआरसी पढ़ेंगे, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ऐसी जो इंडिया के अंदर जो भी कमीशन है एससी एसटीज के लिए, वुमेन्स के लिए, चाइल्ड के लिए, वो सारे कमीशंस आपको एमपी के स्पेसिफिक पढ़ना है। देन वी हैव गॉट जुडिशरी, हाईकोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, हाईकोर्ट कब बना था, कैसे बना था, उसका कंपोजिशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। एग्जीक्यूटिव के बारे में पता होना चाहिए आपको। कमीशंस के अंदर एमपीपीएससी आपको अच्छे से पढ़ना है।
एमपीपीएससी कैसे स्टैब्लिश हुआ था, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, फिर लेजिस्लेटिव हमारे यहाँ कैसे काम कर रहा है, हमारे यहाँ एमपीज कैसे इलेक्ट हो रहे हैं, कितने इलेक्ट हो रहे हैं, हमारे एमएलएस कितने हैं, ये सारा डेटा पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग पंचायती राज एंड लोकल गवर्नेंस। सो पंचायती और लोकल गवर्नेंस जो है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। मान लीजिए इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। और लास्ट में आपका है एमपी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010। भाई राइट टू सर्विस, एमपी वाज द फर्स्ट स्टेट टू गिव राइट टू सर्विस। सो ये राइट टू सर्विस एमपी ने कैसे दिया है, कौन से प्रोविजंस इस एक्ट के, किस प्रकार का सिटीजन चार्टर होता है और किस प्रकार का फाइन, डिले और डिनाय और सर्विस में दिया जाता है, ये सारा हमको इसके अंदर पढ़ना है। फिर मिसलेनियस टॉपिक्स के अंदर आएंगे तो पहला टॉपिक एक आता है आपका फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। सो व्हाट इज दिस फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश? भाई मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ है, मध्य प्रदेश बना कैसे है, राइट। सो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नए डिस्ट्रिक्ट्स कब कब बने हैं, हमारा स्टेट कैसे बना है, तो हमारा स्टेट में पार्ट एबीसी को मर्ज करके फजल अली कमेटी, फिर उसके बाद उनके मेंबर्स और इंपॉर्टेंट डेट्स, ये पूरी क्रोनोलॉजी आपको टाइमलाइन के हिसाब से पढ़नी है। तो आपका कहलाएगा फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। फिर कुछ टॉपिक्स है लाइक पॉवर्टी आपको पता होना चाहिए, एमपी में क्या स्टेटस है इसका, राइट। वो तो आप काट देना, रहने दो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता होना चाहिए, एमपी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या क्या है, एम्प्लॉयमेंट के कौन से ट्रेंड मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, राइट। तो ये टॉपिक चाहे आप इकोनॉमिक्स में पढ़िए चाहे आप मिसलेनियस में पढ़िए, बात तो एक ही है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन वाला सेक्टर, हेल्थ वाला सेक्टर, माल न्यूट्रिशन का और हेल्थ का स्टेटस क्या है मध्य प्रदेश के अंदर। जब हम ट्राइब पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इन टॉपिक्स को हम लोग टच करने वाले हैं। देन वी हैव गॉट वाइटल स्टैटिस्टिक्स, एमपी के अंदर वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। आईएमआर ऑफ मध्य प्रदेश ऑलरेडी पूछा गया है। देन मेजर स्कीम्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये जो ओवरऑल मैंने आपको सारे टॉपिक्स का डिस्कशन कराया है, ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है और ये पूरा जो आपका पेपर है जनरल स्टडीज का, उस पेपर में ये पूछे जाने वाले हैं। अब इन टॉपिक्स को पढ़ते वक्त कुछ चीजों को आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहला फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश के टॉपिक्स का आपको फैक्ट पता है तो बहुत अच्छे से आप आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज है आपको मैपिंग करनी है, आपको मैप बनाते आना चाहिए। 5 सेकंड का समय मिलता है एग्जाम में मैप बनाने के लिए, तो आप मैप की प्रैक्टिस अभी से करना चालू करिए। बिकॉज जितना अच्छा आप एमपी का मैप बनाएंगे, जितना बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन रहेगा। मान के चलिए हर क्वेश्चन जो भी है मध्य प्रदेश का पूछा जाने वाला है, उसके अंदर आपको मैप बनाना है। उसके बाद तीसरा है प्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एमपी के प्रेजेंटेशन में आपको एमपी का या फिर जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें मेंस के हिसाब से, तो आपको प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा प्रेजेंटेशन है, ठीक ठाक रीडेबल हैंडराइटिंग है आपकी, आपके आंसर के अंदर मैपिंग बढ़िया है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है, कंक्लूजन बहुत अच्छा है, तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो सारे आपको मैंने डायमेंशंस बता दिए। ये बेसिकली एमपी के सिलेबस का इंट्रोडक्शन था। ये सारे सिलेबस हम 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।